नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी ड्रामा जारी है। चाचा भतीजे के बीच का मनमुटाव सियासी गलियारों में फिर से गूंज रहा है। अजीत पवार की बीजेपी से नजदीकियां और सामना से दिखता आईना कुछ और ही बयां कर रहा है। अजीत पवार एक बार फिर से पलटी मारते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सियासत है और इस सियासत का ऊंट किस कबर बैठ जाए कहा नहीं जा सकता। इस मुद्दे पर बातचीत होगी, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यहां पर आगे ऊंट किस करवट बैठने वाला है, इस बात की भी सिर्फ और सिर्फ लोग अपेक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग अपना गैस कर रहे हैं, किसी का कोई अनुमान है, किसी का कोई अनुमान। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में ना कोई सगा और ना कोई दुश्मन। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। अजीत पवार की चाल करेगी खेल। अजीत पवार को लेकर अटकलों का दौर। एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सबकी निगाहें अजीत पवार की चाल पर हैं। अजीत पवार कई बार सियासी गलियारों में अपने रुख से चौंका चुके हैं। एक बार फिर अजीत पवार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी और अजीत की नजदीकियां हवा के नए झोंके की तरह इशारा कर रही हैं। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। उन्होंने सामना के जरिए सच से सामना कराने की कोशिश की। अगर मैंने सच कहा है, इसलिए मुझे कोई टारगेट करता है, तो मैं मानता हूं कि मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा। और मुझे किसी ने टारगेट किया है, इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूं। मैं हमेशा सच ही बोलता हूं। मैं किसी के बाप को डरता नहीं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को अजीत पवार खारिज कर चुके हैं, लेकिन उनकी बहन सुप्रिया सुले की टिप्पणी ने हलचल पैदा कर दी। एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी ने मीडिया के सामने आकर अगले 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होने का दावा कर दिया। सुप्रिया सुले के मुताबिक आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में 2 बड़े धमाके होंगे। माझ्या माहितीप्रमाणे मला तरी काही माहिती नसते आणि ह्याची 2 कारणं आहेत। एक तर मी गॉसिप करत नाही, मला गॉसिपला वेळच मिळत नाही, कारण मला एक लोकप्रतिनिधी म्हणून खूप जबाबदारी असतात। त्यामुळे मला गॉसिपसाठी एक तर वेळ मिळत नाही आणि मी वास्तवतेमध्ये जगते। आय लिव्ह द मोमेंट। वहीं अजीत पवार कह रहे हैं कि वो एनसीपी छोड़ने वाले नहीं। आज मुझसे विधायक मिलने आए थे, ये रूटीन काम के लिए आए थे, इसका अलग मतलब मत निकालो। मैं पार्टी और शरद पवार के प्रति बहुत वफादार हूं और जो वे कहेंगे वही करूंगी। जो मैसेज और अफवाहें फैलाई जा रही हैं वह सब हमारे खिलाफ साजिश है। देश में लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें किसानों को हैं। लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अजीत पवार सियासी उठापटक करते रहे हैं। 2019 में रातों रात फडणवीस की ताजपोशी करा सबको चौंका दिया। मराठा छत्रप के नाम से जाने जाने वाले शरद पवार ने अपनी पावर दिखाते हुए भतीजे अजीत की बिछाई शतरंज की बाजी उलट दी और महज 80 घंटों में महाराष्ट्र की सरकार धराशायी हो गई, जिसके बाद फडणवीस और अजीत पवार की जमकर किरकिरी भी हुई। वहीं शरद पवार पार्टी में फूट की बात से भले ही इनकार कर रहे हो, लेकिन अजीत और शरद पवार के बीच की नाराजगी जग जाहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, ये खींचतान कोई नई नहीं है। इससे पहले भी ये खींचतान चलती रही। हालांकि कभी चाचा ये कहते हैं कि साहब वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे विधायक तो कहीं नहीं जा रहे हैं। भतीजे कहते हैं कि साहब मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, लेकिन फिर भी मुलाकातों का दौर चल रहा है। इन मुलाकातों के जो मायने हैं वो अलग ही निकाले जा रहे हैं और मायने ये है कि मौका देखकर अपने लिए जगह तलाश रहे हैं राजनीतिक तौर पर अजीत पवार। लेकिन असल में हकीकत क्या है, इस वक्त इन तमाम प्रतिक्रियाओं के क्या कुछ मायने हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त मौजूद है। विमल सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश शेट्टी, प्रवक्ता कांग्रेस, ब्रजमोहन श्रीवास्तव है, प्रवक्ता एनसीपी, अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, संजय मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, और अमित मिश्रा, कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ में। तो क्योंकि बात सबसे पहले एनसीपी की हो रही है, तो एनसीपी के साथ में ही शुरुआत करते हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ में इस वक्त हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, संजय राउत पूछते हैं ऑपरेशन लोटस पर सवाल। अजीत पवार कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा। चाचा कहते हैं कि साहब वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आखिरकार जनता जानना चाहती है इस महाविकास आघाड़ी का भविष्य है क्या? सब साथ में है भी या सिर्फ बातें हो रही है साथ में रहने की? पूजा जी, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से और महाविकास आघाड़ी की ओर से उनको स्पष्ट कर दूं कि महाविकास आघाड़ी पूरी तौर से एक है। महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना, इनके बीच में बेहद गहरा सामंजस्य है। किसी भी प्रकार का कोई नाइंसाफी नहीं है और हमारे तीनों दलों के जो रैंक एंड फाइल है, ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सारे लोग मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में जो अभी महाविकास आघाड़ी की मीटिंग्स हो रही हैं, उनमें 5-5, 6-6, 7-7 लाख लोगों की भीड़ आ रही है और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को शक्ति के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए सामने आना चाहिए और हमारे सारे नेता उसी काम में लगे हुए। तो मैं सोचता हूँ कि इस मुद्दे ये पे छगन भुजबल और दिलीप और ये सब ये लोग जो मिलकर बैठकर पार्टी कर रहे हैं, अनिल पाटिल अजीत के आवाज पर एक और बैठक भी चल रही है। आप लाखों लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ लोगों से मिलने का सिलसिला चल रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? क्यों? हमारी पार्टी के लोग अगर एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो बात कैसे होगी? क्या एक दूसरे से मिलना इसका मतलब ये है कि हम लोग कोई किसी एक दूसरे के खिलाफ अमित जी, कुछ सिलेक्टिव लोगों का मिलना इसमें सिलेक्टिव क्या होता है? ये सिलेक्टिव, देखिए पूजा जी, ये सिलेक्टिव मीडिया का या भारतीय जनता पार्टी की निगाहों में हो सकता है। मेरी पार्टी का रैंक एंड फाइल, मेरी महाविकास आघाड़ी के नेता अगर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, संपर्क करते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए? क्या बीजेपी के लोगों के साथ मिलेंगे तो ये माना जाएगा कि बातचीत हो रही है? हमारे अपने लोग हैं, बात करते हैं, मिलते हैं और आगे की रणनीति तैयार करते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र में 5-5, 6-6 लाख लोगों की बैठक हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 2 या 3 सीटों पे वो जीत पाएंगे और इसी का असर कर्नाटक में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में भागदौड़ मची हुई है। लोग जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमएलसी, वर्तमान मंत्री सब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस के साथ जुड़ के वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एक बार और भी लोग हैं, अमित जी। ब्रजमोहन जी, ये सवाल हम लोग नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल खुद आपके महाविकास आघाड़ी के ही एक घटक दल उद्धव गुट के जो सांसद हैं शिवसेना के संजय राउत, उन्होंने उठाया है। और महाराष्ट्र में जो सामना पत्रिका है, शिवसेना का मुखपत्र कहा जाता है, उसमें ये लेख भी छपा था और उस पर कल अजित पवार ने भी टिप्पणी की थी और आज फिर संजय राउत ने उस पर टिप्पणी की है और कहा है कि अजित पवार के मामले में जो ऑपरेशन लोटस था वो फेल हो गया और अजित पवार की टिप्पणी पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। यानी संजय राउत कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, अगर शरद पवार कोई बात कहेंगे तब मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये जो फ्रिक्शंस हैं, ये फ्रिक्शंस आपके यहां से ही आए जिसको मीडिया ने उठाया। हमारा कोई मकसद नहीं है कि आपके यूनिटी में कोई ताक-झांक करने का। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अजीत पवार के लगातार रुख जो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम रहे हैं और ये एक ऐसी चीज रही जिस पर कि कयास लगाना स्वाभाविक था। उन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर अपनी जो प्रतिक्रिया दी वो बहुत सदी प्रतिक्रिया थी। उन्होंने ईवीएम को लेकर जो प्रतिक्रिया दी वो शरद पवार से अलग प्रतिक्रिया थी। यानी शरद पवार दिल्ली में अपने निवास पर तमाम विपक्षी दलों को लेकर बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो घातक है। उससे और बाकायदा वो राज्य गिनवाते हैं, वो बाकायदा राज्य गिनवाते हैं कि इन राज्यों के अंदर सरकारें हैं और ईवीएम की बदौलत है। और दूसरी तरफ अजित पवार अलग लाइन लेते हैं। तो ये जो लाइनें हैं, आखिर मैं और पूजा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिश्ता है ये क्या कहलाता है, उस पर आप गौर करें। मैं आपको वही बता रहा था। मैंने मीडिया को ये नहीं कहा कि मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया है। आपको जो जनता से इनपुट मिला है, जो लोगों से मिला है, वही बात आप देश के सामने रख रहे हैं। मैं जानता हूं इस बात। देखिए, ईवीएम के मामले में जो बैठक हुई थी आदरणीय शरद पवार जी की कोठी पे दिल्ली में, उसमें सारे राजनीतिक दलों ने बैठकर ये बात की थी कि ईवीएम को लेकर लगातार शक और शुबा होता है, तो हम इलेक्शन कमीशन से ये कहें कि जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो उनका बेहतर तरीके से देश के सामने स्पष्टीकरण रखें। और देखिए, इसके लिए पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। लेकिन पवार साहब से अलग लाइन तो अजित पवार ने ले ली ना, इसी का तो जिक्र कर रहे हैं। ये अलग लाइन कैसे हुई? आप मुझे एक बात बताइए। हमारे दल में लोकतंत्र है और आदरणीय लोकतंत्र के नाम पर कुछ भी बोल लें वो चलेगा। ये मैं आपसे मेरी बात सुन ले पूजा जी। बिल्कुल। अजीत दादा पवार एक वरिष्ठ राजनेता है और कई सारे चुनाव उन्होंने लड़े हैं और लड़वाए हैं। अगर उनका ये अनुभव है कि ईवीएम में इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो प्रश्न देश के लोगों के बीच में है, जो मुद्दा खुद भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, उनके जो वर्तमान देखिए, इस बात से तो आप सहमत होंगे ना ब्रजभूषण जी? एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। इस बात से तो आप ब्रजमोहन जी, इस बात से तो आप लोग सहमत होंगे ना कि अगर महाविकास आघाड़ी एक लाइन पर चल रही है, अगर ईवीएम को लेकर सब ये कह रहे हैं कि ईवीएम से धोखा होता है, तो अजीत पवार अगर अलग बात बोलेंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। अगर वो अपने ही दुर्विरोधी नेता पीएम मोदी की तारीफ करने लग जाएंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। पूजा जी यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि सच बोलना भी क्या गलत है?
एक बात मतलब आप बताइए, ये बात 2014 मानते हैं कि वो का- ताकतवर नेता है और वो मैजिकल है? मतलब आप भी इस बात से सहमत है कि पीएम मोदी मैजिकल पावर रखते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। मैं क्या, पूरे देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता इस बात को जानती है। 2014 में उन्होंने चुनाव जीता, 2019 में उन्होंने चुनाव जीता, तो इस पे उंगली उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब मैं आज इस बात को कहूं तो क्या मैं बीजेपी में जा रहा हूं? क्या मैं मोदी जी का तो समर्थक हो महाविकास गया? आघाड़ी के पास भी कोई मैजिकल हकीकत नेता है? में जल्दी से बात बस करना मेरा तो ये जरूरी फाइनल है ना। आपसे कमेंट, तो कोई महाविकास आघाड़ी में भी ऐसा मैजिकल नेता है जिसके दम पर आप लोग आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और जो उनकी निश्चित रूप टक्कर से- में खड़ा हो? निश्चित रूप से आदरणीय शरद पवार जी से बड़ा कोई और नेता इस समय देश में नहीं है। महाराष्ट्र की तो बात छोड़ दीजिए, महाविकास आघाड़ी की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। आज देश में उनसे बड़ा नेता नहीं है। उनको आदरणीय मोदी जी स्वीकार करते हैं, उनके ठीक है राजनीतिक विमल सिंह, चातुर्यता मैं को, आपके पास आती हूं अनुभव सर, को बाकी लोगों को भी मानते सर हैं। एक बार मौका दे लेते हैं। विमल सिंह, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, संजय राउत कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। देखिए पूजा जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है 2019 में विधानसभा के चुनाव में जो है एक बार गलती कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी गलती करने वाली है नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से, कार्यशैली से, नीति से अगर कोई खुश होकर अगर भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन कर रहा है तो हम उसका स्वागत करेंगे। दूसरी चीज़, आपने देखा था कि अभी जो है 2019 के विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर 3 दिन जो है सरकार हमारी चली थी। 3 दिन तक हम और अजित कुमार के साथ हमने सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद जो महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं, आपने देखा था महाराष्ट्र की जनता ने जो है महाराष्ट्र की जनता काफ़ी परेशान हो गई थी और इनके द्वारा जो 2 सालों में सरकार चलाई गई, आपने देखा कोविड के टाइम पे सबसे अगर नकारा अगर कोई प्रदेश अगर साबित हुआ तो वो जो है महाविकास आघाड़ी, मतलब कि महाराष्ट्र में जिनके पर वो सरकार जनता ने नहीं गिराई विमल जी। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ सरकार जनता ने नहीं गिराई। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हम जो है 40 में से 48 में से लगभग जो है 40 प्लस सीट जो है लाने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता जो है एनडीए से और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों से काफी खुश है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है महाराष्ट्र के अंदर एक भी साधुओं का हत्या नहीं हुआ है और कोविड उसके बाद भी दूसरा टर्म कोविड आया, लेकिन जो है अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में चाहे हम विकास की बात करें तो विकास में काफी विकास कर रही है। चाहे हम किसी ड्रग्स माफिया एक्टिव हो गए थे, आपने देखा था किस तरीके से ड्रग्स माफिया एक्टिव हो गए थे। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से, एनडीए की सरकार बनने से काफी चीजें जो है चीजें आई। विमल जी, आपने 2-3 दूसरा, चीजें उठाई। पूजा जी, मैं बीच में बात कहना चाहता हूं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो थोड़ा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस जो चीफ मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने जो मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे अच्छा कोविड में काम हुआ है, और उस बात को लेकर उन्होंने WHO को पत्र लिखा था देश के प्रधानमंत्री ने। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को नकार रहे हैं भाई, जो आपके पार्टी के मुखिया हैं। थोड़ा देख लीजिए एक बार। मैं वही बताना चाहा था। अभी इन्होंने ईवीएम पे भी सवाल उठाया था। पूजा जी, ईवीएम पे हमेशा जो है विपक्षी दल सवाल उठाती रहती है, लेकिन जब चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि आप आइए ईवीएम को हैक करिए, आप जिसको लेकर आना चाहते हैं, लेकिन एक भी विपक्षी दल का नेता, जो लोग हमेशा सवाल उठाते हैं, एक लोग भी वहां पे नहीं पहुंचे। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, विपक्ष के पास जो है कोई रणनीति नहीं है। विपक्ष जो है तानाशाही की राजनीति करता है, हमेशा चाहता है विपक्ष की जिस तरीके से विकास महाराष्ट्र के अंदर या देश के अंदर हो रहा है उसको रोका जाए। तो इनके पास जो है कोई चिड़िया नहीं है जो विकास की रूपी जो है गंगा बहाए या विकास को जो है थाम को रोक सके। तो इनके पास कोई ना नेता है और ना ही इनके पास कोई योजना है, ना कोई नीति है। उन्होंने ईवीएम के ऊपर ही सारे प्रश्न उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के कारण ही ईवीएम पे सबसे ज्यादा विवाद हुआ है, जिसकी उस किताब का जो आलेख है वो लिखा था आदरणीय गडकरी साहब ने, चूंकि वो उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, और आदरणीय अडवाणी जी ने उसका प्रीफेस लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से गड़बड़ें होती है। तो उन्होंने खुद ने, आपके पार्टी के लोगों ने उठाया ये प्रश्न 2009 में, हम लोगों ने नहीं उठाया। और आज भी वो किताब 2100 रुपए में अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल है, और आज तक जीवीएल नरसिम्हा राव ने उसके लिए माफी नहीं मांगी देश से कि उन्होंने देश को गलत जानकारी दी। पूजा जी, मैं कहना चाहता हूं कि जहां पे विपक्ष जीतता है वहां पे कहता है कि जनाधार है हमारा, हमने विपक्ष विकास किया इस वजह से हम जीतते हैं, और जहां पे हारते हैं वहां पे ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। ये आज का विषय नहीं है। राकेश शेट्टी हमारे साथ में। राकेश शेट्टी, कांग्रेस को भरोसा है अजीत पवार पर? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या अजीत पवार महाविकास आघाड़ी के लिए विश्वसनीय हैं? चलिए, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जरा टीम जरा चेकआउट कर ले कितना टाइम लगेगा उनको जुड़ने में। लेकिन असल में अवधेश जी भी लगातार बने हैं, फिर मैं आप बाकी के और लोग उनके पास भी। अवधेश जी, आपका इसमें क्या आकलन है
क्या वाकई इस वक्त विश्वसनीय है? अजीत पवार ने जिस तरीके से इससे पहले भी रातों रात देखा कि कैसे फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कैसे चीजें पलटने लगती हैं, ये उनका अपना इतिहास अगर खंगाला जाए तो ऐसे कई वाक्य हैं। अभी इस बार आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें एक विश्लेषण तो यही है कि क्या अजीत पवार भाजपा में जाना चाहते हैं, क्या वह महाविकास अघाड़ी में संतुष्ट है, या क्या वे एनसीपी का ही एक बनाकर काम करना चाहते हैं। लेकिन इससे ज्यादा महत्व का विषय यह है कि केवल अजीत पवार ही नहीं, क्या अजीत पवार और शरद पवार और एनसीपी विपक्ष जो भारत में मोदी सरकार के मुद्दे खिलाफ उठा रहा है उसके साथ है या नहीं है, और नहीं है तो इसके राजनीतिक कारण क्या है। क्योंकि 3 मुद्दों पर तो चाचा भतीजा का बिल्कुल साफ मानना है कि अडानी के मुद्दे को इस प्रकार से नहीं उठाया जाना चाहिए था। जेपीसी पर शरद पवार जी का स्टेटमेंट है, उसमें यह भी है कि अडानी पर एक विदेश कंपनी ने रिपोर्ट की, उस पर हमको इतना महत्व देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, विचार का विषय है। यही बात अजीत पवार भी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के डिग्री पर शरद पवार ने भी बयान दिया है, अजीत पवार का भी बयान साफ है। और जहां तक आपको ईवीएम का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा पर शरद पवार के पहले स्टेटमेंट आए हैं विपक्ष के साथ, वो बदले ना बदले, वही बात अजीत पवार ने ही को किया है। तो ये इसका ये महत्व है कि मुद्दों के आधार पर अगर विपक्ष बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुनौती दे रहा है तो देश का एक बड़ा अनुभवी नेता और उसका भतीजा जो भले ही उसकी वर्तमान राजनीति से असहमत हो, इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ करके इस मुद्दे पर केंद्रीय भाजपा नेतृत्व और स्थानीय भाजपा नेतृत्व के साथ ये बिल्कुल स्पष्ट है, इतना स्पष्ट हो। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या इस समय महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के अंदर ये भाव पैदा नहीं हुआ है। संजय राउत की बुकों के कारण, संजय राउत के बयानों के कारण, संजय राउत के सलाह के उद्धव ठाकरे के चलने के कारण हम इस समय सत्ता से बाहर हुए हैं और शिवसेना जीती है। तो क्या इस प्रकार की उद्धव ठाकरे के साथ रह के हमारा विकास भविष्य में सत्ता में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? तो जाना आना अलग बात है। चल रहा है, एक विचार क्रिया चल रही है कि हमारी क्या हो। अगर हमको साथ रहना है, जैसे शरद पवार ने स्टेटमेंट दिया था कि उद्धव ठाकरे को जो परिस्थितियां बनती हैं उनको स्वीकार करते हुए नए सिरे से अपनी तैयारी और काम करना चाहिए, इसके लिए उद्धव ठाकरे तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें उसमें दिखा। लेकिन मेरा अपना मानना है इस समय भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार के साथ ये है, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। लेकिन अवधेश जी, जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे तब तो ऐसी स्थितियां नहीं थी, तब तो कोई संजय राउत का उतना बड़ा वर्चस्व नहीं था राजनीतिक तौर पर, क्योंकि चुनाव हुए थे, चुनाव के परिणाम आए थे। उस समय भी तो अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के पास गए थे 35 विधायकों के सिग्नेचर करा के, और वो एक सादे कागज पर। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो वहां के लीगल सिस्टम को देख रहे थे, उनको तो ये समझना चाहिए था कि कोर्ट में जाते ही ये मामला खारिज हो जाएगा, क्योंकि सादे कागज पर किसी का आप स्टेटमेंट या दस्तखत नहीं लेकर आते हैं और बाद में 80 घंटे में वो पलट जाते हैं। तो ये अजीत पवार का यू टर्न क्यों होता है? नहीं, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी गलती की जिसको वो दोहराना नहीं चाहती थी। उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे ही नहीं सकती है क्यों किया। लेकिन उस समय की परिस्थिति थी कि शिवसेना बीजेपी को बहुमत मिला था, सरकार बनी नहीं, महाविकास अघाड़ी हो नहीं रहा था प्रदेश में, और नेताओं का दबाव था कि एक सरकार बनना चाहिए। और आपको ध्यान होगा, पुराने वक्त है कि 2014 में जब शिवसेना ने यही काम किया तो स्वयं शरद पवार ने कहा कि सरकार बनाने के लिए भाजपा को हम समर्थन महागठबंधन कह सकते हैं। और नागालैंड में ऑलरेडी दे रहे हैं शरद पवार, नागालैंड में ऑलरेडी समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। कोई राजनीति में कोई अछूता नहीं है, शरद पवार ये कई बार साफ कर चुके हैं। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग बीजेपी और नरेंद्र मोदी से विपक्ष ने विचारधारा की राजनीति के आधार पर 2024 तो क्या यही राजनीतिक मजबूरी है कि किसी किसी मुद्दे पर साथ में खड़े हो जाते हैं और कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि स्टैंड अलग अलग हैं? अमित जी बिल्कुल। और दूसरी एक और बात मैं बताऊं, अवधेश जी इसका जिक्र कर रहे थे और जिक्र आधी चीजों का उन्होंने किया कि
जब शरद पवार की तरफ से गौतम अडानी के ऊपर एक बयान आया कि जेपीसी जरूरी नहीं है, उसके बाद जब उद्धव ठाकरे उनसे मिलते हैं तो शरद पवार ने उस बयान पर फिर एक बयान दिया और उन्होंने टिप्पणी की कि कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी के लोग और विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि जेपीसी हो तो मैं भी उससे अलग नहीं रहूंगा। यहीं नहीं रुके पवार ने यह भी कहा कि सबको एक भाषा बोलनी चाहिए। उसके बाद आप देखें कि लगातार 3 दिन तक अजीत पवार चुप रहे और जब कल शरद पवार प्रेस के सामने आते हैं, ठीक उसके आधे घंटे के बाद उनके भतीजे अजीत पवार भी सामने आते हैं। क्या ये पारिवारिक तौर पर कोई रणनीति थी? क्या उस चीज का खुलासा पहले शरद पवार की तरफ से किया गया कि जयंत और अजीत जो है दोनों पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और उसके बाद ठीक बाद अजीत पवार का बयान आता है कि मैं एनसीपी से कहीं नहीं जा रहा हूं। उसके पहले पूजा आप देखें कि वो ट्विटर हैंडल से एनसीपी का झंडा हटाते हैं। तो ये जो चीजें फ्लिप फ्लॉप पॉलिटिक्स है वो क्या कहते हैं कि एनसीपी कहीं नहीं टूट रही है, वो क्या कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं। फिर जब पार्टी के बड़े नेता भी अवगत नहीं है तो ये भी तो बड़ी बात है ना। वो ये कहकर किनारा करने की कोशिश करते हैं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। ये एक बड़ा सवाल है। मुझे एक पंक्ति में बोला अमित जी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर एनसीपी में बहुत उथल पुथल है वैचारिक स्तर पर कि हमको कहां तक इसके साथ जाना चाहिए अगर ये पार्टी इस ढंग से चलती है तो। और उसमें चाचा भतीजा के बैठ असहमति मतभेद कोई नई चीज नहीं है, लेकिन मैं ये अभी नहीं मानता हूं कि अजीत पवार करके वो अपने चेहरा दिखा रहे हैं कि मैं आपसे सहमत नहीं, अपना असंतोष करते हैं गुस्से में आकर। लेकिन अपनी पार्टी छोड़ के बाद ये दबाव है कि उद्धव ठाकरे को लेकर महाविकास अघाड़ी में पुनर्विचार करें। वो तो तमाम चीजें अवधेश जी, वो तो तमाम चीजें कोर्ट के उस फैसले पर निर्भर करती है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फैसला देता है और 16 विधायकों पर क्या फैसला देता है। अगर वो विधायक शिंदे गुट के अयोग्य हो गए तो फिर महाराष्ट्र में सरकार डिफंक्ट हो जाएगी, ये हम भी जानते हैं और ये आप भी जानते हैं, और शायद भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए अगली रणनीति अपना रही है, क्योंकि उनके पास में लगातार एक्शन प्लान भी जरूर रहता है। संजय मिश्रा हमारे साथ में लगातार बने हुए। संजय मिश्रा, सवाल है अब विश्वसनीय होने का। एक तरफ महाविकास अघाड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में दम भर रही है कि हम टक्कर देंगे बीजेपी सरकार को, लेकिन दूसरी तरफ इतने डिफरेंसेस हैं कि जनता ही कंफ्यूज हो रही है कि इनके साथ खड़े भी हो कि नहीं। पूजा जी देखिए, 2014 के बाद की जो बीजेपी अभी जो देश में शासन कर रही है, यानी मोदी अमित शाह की यदि बीजेपी की हम बात करें तो अटल आडवाणी की बीजेपी से बिल्कुल अलग है। अटल आडवाणी के यहाँ ये था कि सरकार बनाने के लिए कोई भी अनैतिक निर्णय नहीं लिए जाएंगे, ये देश ने देखा है। और अटल जी का एक स्टेटमेंट है कि यदि उस तरह की सरकार जिसमें जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़े, वैसे राजनीति को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। तो आज हमारे मोदी जी और हमारे अमित शाह जी ये कहते हैं कि ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, पुलिस लगाओ, प्रशासन। तो वहां पर भी तो अनेकों घटक दल मिलकर ही सरकार चला रहे थे ना, जब अटल बिहारी वाजपेयी। मैं उसी पे आया, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया पूजा जी आपको कि पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली में यदि कोई दम होता, प्रधानमंत्री जी का एकदम सवाल उठा रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के चेहरे से, कार्य से देश की जनता इतनी प्रभावित है तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति क्यों इनको कभी शरद पवार के सहारे जाना पड़ता है, कभी नीतीश पवार के सहारे जाना पड़ता है, नीतीश कुमार के सहारे जाना पड़ता है। और ये देखिए, ये देश को अब समझ आने लग गया और इनको भी समझ में आ गया बीजेपी को कि इसके बाद क्या, 2024 में क्या करेंगे हम, क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है। अब जनता यह कहती है कि मोदी जी 2014 और 2019 में जो आपने वायदे किए थे वो बताइए काम। अब सिर्फ हिंदू मुसलमान गिनाने से, धर्म की राजनीति करने से देश नहीं चलेगा। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को व्यवसाय चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को सही स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम कम। और ये सिर्फ, और ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, अमित जी ने कहा है कि क्या बीजेपी अगली तैयारी कर रही है। इनको लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसले आएंगे, ये फंसेंगे, तो क्या गोवा में इनकी अपनी सरकार है। किसी की कांग्रेस की फ्लाइट लेट हो गई, बीजेपी की फ्लाइट पहले पहुंचा लो, सरकार बना लो। कहीं पे किसी के इनके 2 विधायक जीत जाए, बाकी विपक्ष का जीत गया, वहां पे बैठ करके सरकार गिना लो। मध्य प्रदेश में हार गए लेकिन सरकार कांग्रेस की खरीद करके बना लो। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या खेल खेला है और क्यों ये परेशान है। तो ये हर राज्यों में यही खेल है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। जनता कहीं भी नहीं है इनके सरकार में, जनता के साथ छलावा है, धोखा है। और एक मुक्त विपक्ष को एक सूर में, एक आवाज में
एक कंधे से कंधा मिलाकर आज एक होकर के लोकतंत्र बचाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन संजय जी, एक सवाल तो यहाँ पर उठता है ना कि जनता, आपके कहे के अनुसार जनता उनके साथ नहीं है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो उनके साथ जा रहे हैं। अगर अजीत पवार का कोई सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है तो फिर ये तो होना नहीं चाहिए, जिस बात का बार बार जिक्र संजय राउत कर रहे हैं और आज भी उन्होंने किया कि भाई ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल हो रहा है और निराश हो रहे हैं। तो ये ऑपरेशन लोटस अगर किसी जनप्रतिनिधि के लिए चलाया जा रहा है या कोई जनप्रतिनिधि अजीत पवार जैसा बड़ा शख्सियत, बड़ी शख्सियत उसके साथ मिल रही है, तो इसमें जनता का क्या दोष है? और भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं दिखता। अगर आप उनके बिछाए जाल में आ रहे हैं, आप उनके आग्रह को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये आपकी भी तो मर्जी हो सकती है। और पहले भी अजीत पवार ने ये चीज की थी। शरद पवार जी की जगह अमित जी यदि कोई और नेता होता तो मैं बड़ी आसानी से मान लेता। उनका नाम शरद पवार है। हो सकता है कि उन्होंने बीजेपी को पटकनी देने की कोई चाल चल दी हो। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि उनका नाम शरद पवार है। हो सकता है उनके जाल में बीजेपी फंस रही हो महाराष्ट्र में। अमित जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि शरद पवार के बारे में देश जानता है और उनकी राजनीति को भी देश जानता है। लेकिन आज देश की राजनीति में भी तो बदलाव है और ये डगमगाते हुए कदम भी तो हो सकते हैं, है ना? दोनों पहलू पीछे भी देखना होगा कि ईडी की ये नोटिस है कि सीबीआई की नोटिस है। ये भी देश को देखना होगा कि किसके दबाव में ये आ रहे हैं। पूजा जी, देखिए ये बार बार ईडी और सीबीआई पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अजीत पवार जो है, जिस समय अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी जब 2019 में सरकार बनाए थे, 3 दिन के लिए जब सरकार चली थी, उस समय भी जो है विपक्ष के लोग कह रहे थे कि जो है सीबीआई जो है इनके पीछे है, ईडी इनके पीछे, इस डर से जो है। कौन कह रहा था? हाँ, विपक्ष के क्या लोग फर्जी बात कर रहे हो? कह रहे थे। अरे आपका मुख्यमंत्री विपक्ष कह के रहे थे लोग भाई, कह रहे अरे थे। महाराष्ट्र का लेकिन मुख्यमंत्री लेकिन कह रहे थे। अभी भी देखिए अरे अजीत सीबीआई पवार और ईडी स्वतंत्र बाहर है। पिसिंग वो किसने जो कहा था? अभी भी जो है अरे अजीत सर, पवार नॉलेज नहीं आपको, फिर पढ़ के आइए, सीबीआई पढ़ के आइए, सुनिए, पढ़ सुन के लीजिए। आइए। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे उस वक्त राजनीतिक का विशेषज्ञ पर वन बाय वन बात कीजिए, वन बाय वन बात कीजिए, वन बाय वन बात कीजिए। कांग्रेस भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। एक पार्टी की बोली बोल रहे हैं, पहले से पता है कि किस पार्टी अरे ठीक है, सब कोई ना कोई पार्टी की ही बोली बोल रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात। किसने कहा था? मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि आप राजनीतिक विशेषज्ञ बैठ कांग्रेस से भी शेट्टी साहब है, कांग्रेस से भी शेट्टी साहब है। और चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं, शेट्टी साहब को जोड़ लेते हैं इस बार चर्चा में। शेट्टी साहब, ये महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस का भी बड़ा अहम रोल है, लेकिन क्या आप भरोसा करते हैं पवार एंड फैमिली पर? बात तो दो पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अजित पवार एनसीपी के जो और हमारे महाविकास आघाड़ी के लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो जो एमएलए उनको मिलने जाते हैं, उनका काम है कि जो लीडर ऑफ द हाउस होता है उनको मिलना। दूसरी बात ये है कि जो कुछ महीने पहले सी वोटर और कई 3 एजेंसियों का सर्वे आया, उसमें क्लियर मैंडेट था कि महाविकास आघाड़ी जो है वो बहुत जल्द सत्ता में आ जाएगी। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि मैं धन्यवाद देता हूं कि तमाम न्यूज चैनल्स का, क्योंकि हम इतने दिन से कह रहे थे कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो अवैध है, इलीगल है, और ये आज भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है, क्योंकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो शिंदे सरकार के खिलाफ आएगा। और इसलिए पूरे मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, आज एकनाथ शिंदे को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहती है कि वो अजित पवार उनके साथ आए, मगर अजित पवार साहब ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बहुत साफ तौर से कहा कि मैं एनसीपी के साथ हूं, मैं महाविकास आघाड़ी के साथ हूं। तो कोई कंफ्यूजन की बात फिर नहीं। संजय राउत ही क्यों हमला कर रहे हैं? देखिए, ये इस बात का फिर जिक्र कर दें, ये कोई हमला हमारा नहीं या कोई जुबान हमारी नहीं। फिर संजय राउत को क्यों अजीत पवार पर डाउट है और वो क्यों ऑपरेशन लोटस फेल होने का जिक्र कर रहे हैं? वो क्यों कहते कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता? मैं तो सच बोलूंगा। अगर संजय राउत साहब के पास ऑपरेशन लोटस का जानकारी थी और वो अगर फेल हो चुकी है, तो मैं तो हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी दलों को तो बधाई देना चाहता हूं कि फिर एक बार हमने भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा था हमें तोड़ने का, उसमें वो फेल हो चुके। मैं तो बधाई दूंगा सभी। तो फिर एक दोहा आता है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बार बार चोट करेंगे तो फिर महाविकास आघाड़ी बचेगा क्या? चलिए, आज फेल हो गया, कल फिर सक्सेसफुल हो गया तो
देखिए मेरा ये कहना है कि देखिए अजित पवार साहब ने एक भी वर्ड कि मैं बीजेपी जा रहा हूँ ऐसा ना बोलते हुए पूरे मीडिया में डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे सत्यपाल मलिक साहब जो फॉर्मर गवर्नर और फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पुलवामा हमला के लोग के इतना खुलासा किया, देश का कोई मीडिया उसको डिस्कशन लेने के तैयार नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और जब 370 कानून हटाए गए तब उनको गवर्नर बनाया गया। इतने इम्पोर्टेंट आदमी अलग विषय पर लेकर जा रहे हैं आप। हमले पे बात कर रही है। अगर ये विषय ना उठा होता तो आप तक भी ना पहुंच रहा होता। हो सकता है कि आप भी वैसे ही डाइवर्ट कर रहे हैं। मतलब मुख्य जो इशू है उसको भड़काने का, तो ये भी हो सकता है कि ये डाइवर्जन आप भी कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि सब कुछ ठीक है महाविकास आघाड़ी में, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज हम तो फाइन? ठीक है, हम तो अपोजिशन में एकदम मस्त बैठे हैं। अपोजिशन में मस्त है? बताइए शिंदे जी और फडणवीस के बीच में क्या चल रहा है? आप मुझे बताइए कि शिंदे और फडणवीस जी के बीच में क्या चल रहा है? हम लोग तो अपोजिशन में बैठे हैं, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी है। तो आप बताइए एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस जी के बीच में क्या चल रहा है? राकेश शेट्टी जी, वो तो आप विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है आपकी भूमिका है महाराष्ट्र में ये देखने की कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों का जो गठबंधन है उनके बीच क्या चल रहा है। अगर वहां कुछ हमें दिखेगा तो हम जरूर उसकी खबर करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है शेट्टी साहब, जिसका जिक्र आप नहीं कर पाए, कि ये अजित पवार का यू टर्न क्यों होता है। पहले भी विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो वो अकेले देवेंद्र फडणवीस के साथ चले गए, पार्टी उनके साथ तब तक नहीं गई जब तक शरद पवार का आशीर्वाद नहीं था, और फिर वो वापस भी हो जाते हैं। फिर ये 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद ये फिर एक नई चाल, ये कैसे अजित पवार चलते हैं और फिर मीडिया में आकर कहते हैं कि नहीं सब कुछ सामान्य है, हम एनसीपी के साथ हैं। तो फिर इस बात को हवा तो खुद अजित पवार की तरफ से दिया जा रहा है ना। और अजित पवार जो निर्णय लेते हैं वो पूरे जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। आज जब उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जा रहा हूं और मेरा कोई विचार नहीं है, तो ये डिस्कशन को एंड करना चाहिए। बल्कि डिस्कशन ये होना चाहिए कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच में क्या चल रहा है, क्या सब ठीक है? नहीं, वो तो एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से बयान आ चुका है। हो सकता है कि ये जो बैठक ले रहे हैं अजित पवार, इसका मतलब जो बैठक चल रही है फिर इनकी कमजोरियों को भांपते हुए मुझे लगता है कि आप लोग ढाई चाल चल रहे हैं। As a leader, उनका काम है कि उनके एमएलए को मिलना। That's what I'm saying, sir. ढाई चाल यही तो होती है ना राजनीति की। एक कमजोर पड़ा तो ढाई चाल। अभी हम एक एंगल जो निकाल रहे हैं उसमें दूसरा एंगल आप निकाल लीजिए कि हम उनकी कमजोरियों पर ढाई चाल चल रहे हैं अपनी, तो आप उस ढाई चाल की बात कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र का इशू अलग है, डिस्कशन अलग चल रहा है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में करीबन 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर प्रश्न पूछना चाहिए मीडिया को, मगर अचानक से हम देखते हैं कि सभी चैनल वो मुद्दा को छोड़कर अजित पवार ये बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे इस मुद्दे पे कर रहे। जब बीजेपी में नहीं जाने का उन्होंने बोल दिया, इसके बाद डिस्कशन मत करिए, अपना डिस्कशन महाराष्ट्र का प्रगति के ऊपर होना चाहिए। और कल जो 18 करोड़ रुपया खर्चा करके महाराष्ट्र सरकार ने इतना बड़ा पुरस्कार दिया और वहां पे मिसमैनेजमेंट के कारण 13 लोगों की जान गई, ये बड़ा इशू है। हमें रियल और करंट इशू पे काम करना चाहिए और बात करना चाहिए। अमित जी, ये बात तो चलिए ये निकलकर सामने है कि इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये आप लोग तय नहीं करेंगे। चर्चा कब किस वक्त पर क्या होनी है ये तो चैनल ने तय करना है। और जहां तक रही उन मुद्दों की बात, उन मुद्दों पर भी चर्चा होती है, उस पर भी नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं और हर जगह अलग अलग चर्चा होती है सर। तो पूरे दिन देखा कीजिए भारत 24 समझ पाएंगे। पूजा, एक चीज जो साफ स्पष्ट है वो स्पष्ट ये है कि अजित पवार एक तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स तो चल ही रहे हैं। वो अपने घर यानी एनसीपी के अंदर भी चल रहे हैं और साथ ही वो बताने की कोशिश ये भी कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को भी, चर्चा अगर करेंगे तो देश की जनता और व्यूअर्स दोनों को एक आइडिया आएगा कि क्या पुलवामा हमला में हुआ था, कि कौन बेनिफिशियरी था पुलवामा हमला का। और अभी तक
केंद्र सरकार ने पुलवामा हमला का जो पिछली बार मास्टरमाइंड कांग्रेस है, यही उसको पुलवामा हमले arrest पे क्यों नहीं सवाल किया? दागे थे, चौकीदार चोर है कहा था और हार गई 2019 का लोकसभा चुनाव और बीजेपी को और बड़ी जीत मिली। और अगर आपको लग रहा है कि फिर से इस विषय को उठाकर आप जनता के सेंटिमेंट्स के जरिए उनके साथ जुड़ पाएंगे, तो अब इसका अंजाम फिर 2024 के नतीजे बताएंगे। क्यों अवधेश जी? कि चुनाव जीतना अलग बात है, मगर आप क्या चाहती हो कि चुनाव के लिए सब तो इशू सर होना आप क्या चाहिए? फिर आप किस लिए काम करते हैं? ये जो राजनीतिक आपने आप बयानबाजी करते हैं, भारतीय चुनाव जनता जीतने के लिए नहीं पार्टी करते तो ने किस लिए करते हैं? 2019 का चुनाव सेठी जीता, जी ये कह रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए नहीं करते क्या आप कुछ? करते थे। भाई सेठी मैडम एक मिनट, आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे को राकेश जवाब देने सेठी दीजिए। जी, देखिए विपक्ष में बैठना अरे राकेश सेठी जी बात सुन लीजिए। राकेश सेठी जी ये कह रहे राकेश जी हैं सुन लीजिए कि और आप और लोगों को भी लोग सुन लीजिए। जनता पार्टी अब आप कौन बोलेगा ये भी आप ही तय करेंगे क्या? सुन लीजिए और लोगों को। सुनिए राकेश सेठी जी ये कह रहे हैं कि अजीत पवार कुछ भी करते हैं उसकी ओर पत्रकार देखे नहीं, केवल एक और देखे शरद पवार जी कुछ बोलते हैं देखे शेट्टी जी नहीं। सुन लीजिए ना एक बार, सर खिचड़ी पकड़ी है, एक बार सुन लीजिए ना फिर बोलिएगा। सुन तो लीजिए जरा। अरे सेठी जी आप से मत जोड़िए। अब ये शांत सेठी जी शांत कहिए। अवधेश जी आप बोले, आप अपनी ये बात फोन रखें खराब अवधेश है। जी, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए अवधेश जी। ऐसा है कि अरे शेट्टी साहब सुन लीजिए ना आप एक बार जरा, आपको बोलने का पूरा मौका मिला ना, आप जरा और लोगों को बोलने दीजिए सर प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट सर, सर इट्स अ रिक्वेस्ट सर, प्लीज कीप क्वाइट सर। बोल लेता हूँ बोलिए बोलते अवधेश। रहेंगे। राकेश सेठी ये कह रहे हैं जो कुछ महाराष्ट्र में अजीत पवार का जो हमारे अमित जी के थोड़ा बहुत मैंने भी 2019 से अभी तक है उसको देखो ही मत, उससे कोई प्रभाव होने वाले नहीं। जो संजय राउत जी बोल रहे हैं उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। कुछ भी होना है वो केवल बीजेपी और शिवसेना के अंदर होना, उस पर चर्चा करवा। और जहां तक पुलवामा का प्रश्न है, देखिए पुलवामा देश से जुड़ा मुद्दा था, उसके बहुत सारे फैक्ट सामने आ गए हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया था वो भी दुनिया के सामने है। तो अगर चर्चा होगी तो दोनों पर होगी। और ध्यान रखिए राजनीति में बीजेपी को ये चर्चा भाती है क्योंकि उसको भी एयर स्ट्राइक रखने का मौका मिलेगा और आपकी समस्या बढ़ेगी। कांग्रेस ने आ रही हूँ कहा है, सर, मूल बात ये पर है। प्लीज ये दूसरे विषय पर मत लेके जाएगा, आज के विषय पर केंद्रित रहे। मूल बात अवधेश जी भी- इसमें ये है। अवधेश जी ठीक है, हम अपना विषय वहीं तक सीमित बिल्कुल रखें। हमारा विषय हाँ, वही संजय जी रहेगा, बोलिए। लेकिन थोड़ा सा 2024 जी। विपक्ष अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि नरेंद्र मोदी भाजपा के विरुद्ध हमको किस किस मुद्दे किस पर दिशा खड़ा में होना है। ठीक। और मूल बात है कि विपक्ष के बीच इस पर सहमत नहीं है, क्योंकि शरद पवार टैक्टिकल मुद्दा है। वो जानते हैं कि अदानी का मुद्दा, नरेंद्र मोदी के डिग्री का मुद्दा, ईवीएम का मुद्दा, ये सब जनता को अपील नहीं करेगी। वो बोलते हैं लेकिन उनके बाद शिवसेना मान ले, कांग्रेस मान ले, नहीं अवधेश जी आप दो बातों को ठीक मिला है, मैं ये अलग समझ अलग, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बोलिए वो संजय। ईवीएम पे मैं शरद इसी पे आ पवार रहा ने था कभी नहीं और बोला अभी कि जिस ईवीएम का तरह से- समर्थन किया है। नहीं, अपन महाराष्ट्र पे मैं वापस आ जाऊंगा जो अपना मुद्दा है, लेकिन ये जो बातें रखी गई है चूंकि नेशनल चैनल से जी। कोई भी आदमी आके कुछ भी देश को गुमराह करके चला जाए, ये जो आज जो कांग्रेस ने बात उठाई है, सेठी जी ने जो बात उठाई है, उन्होंने नहीं उठाई है बात को। ये तो सत्यपाल मलिक के बात को कोट करना चाह रहे हैं। सत्यपाल मलिक कौन है? सत्यपाल मलिक जी उस वक्त बीजेपी के द्वारा राज्यपाल अपॉइंट किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के, और वो बीजेपी से हैं। उनके सवाल की बात देश में उठाई जा रही है कि क्या उस पर कार्रवाई होगी। यदि ये विपक्ष के किसी नेता ने अपने नेता पे आरोप लगा दिया होता तो बीजेपी तो सर विपक्षी पार्टी उसको उठा लेना, भुना ले, जैसे जेपीसी की मांग पर अड़े हुए हैं, जैसे और मांग पर अड़े तो इस पर भी अड़ जाए ना सर। पूजा जी यदि ये तो अड़ जाए ना इस पर, लेकिन एक जुबान में अड़े ना। पूजा जी आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, आपका हक है। नहीं देखिए मैं क्या कह रही हूँ, फिर विषय पर हम हट रहे हैं ना। हमसे मैंने cross देखिए question आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते, अगर ये एक सेकंड सुन लीजिए ना सर, मामला कैसे हो सकता है फिर भाई घूम साहब? जाएगी बात। मेरे पास लिमिटेड वक्त होता है, मैं पूजा क्या जी बोलूं? देख रही है मुद्दा क्या होता है, घुमाया कहाँ जा रहा है। देखिए बात मैं आप ही के वार्ता हो सवाल रही है से महाराष्ट्र पे, आपका ये लेके जा रहे हैं। मुद्दा और आज का विषय जोड़ देती हूँ मैं, तो इसका जवाब भी मिल जाएगा। अंदरूनी मामला कैसे हो विपक्षी सकता है? पार्टी को इस पूरे मामले को लेकर घेर लेना चाहिए, एक जुबान में आ जाना चाहिए। अब जैसे जेपीसी की मांग पर अलग, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर मांग अलग, ये सब अलग अलग भाषण होकर इसको उठा लीजिए। पूजा जी आपके पास कैसी मौका है, बात बुला कर रहे हैं? लीजिए। 19 विपक्ष के नेता बुला लीजिए ना, विपक्षी पार्टी बुला ले। नहीं 19 दल के लोगों ने आवाज उठाई, संसद में आवाज उठाई, सदन में मतलब सड़कों पे आवाज उठाई। आप बात कर रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है देश में विपक्ष की। मतलब मैं कहूं यदि जीरो टॉलरेंस की बात ये करते हैं ना, बिल्कुल जीरो बना दिया विपक्ष को सरकार ने। जबकि आज से पहले 2014 से पहले यदि विपक्ष में एक ही सांसद यदि रहे हैं, उनका भी सम्मान सदन करता रहा है, लेकिन आज कुचलने का काम किया जा रहा है। मेरा मकसद इससे नहीं है तो जनता तो नहीं प्रधानमंत्री कुचलती जी ना। से या मुख्यमंत्री जी से, ये प्रधानमंत्री जनता है, तो देश नहीं के कुचलती ना प्रधानमंत्री सर। हैं।
लेकिन इनका जो जनता तो नहीं कार्यशैली कुचलती है ना। उस पे सवाल तो उठेगा। सुनिए सर, कुछ भी लेकिन हो, लेकिन संजय जी, कुछ संजय भी जी, हो, है एक तो मिनट, लोकतंत्र ना। पूजा संजय कहाँ है जी, लोकतंत्र? संजय जी नहीं, आपको लग रहा है लोकतंत्र है? यदि लोकतंत्र है तो विपक्ष कहाँ है? फिर विपक्ष की आवाज कैसे कैसे दबा देंगे आप यदि स्वतंत्र हैं तो आप बताइए फिर राम का निर्णय गलत था? सीता के ऊपर लगा हुआ आरोप, सीता को क्यों अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा? नरेंद्र मोदी जी सब दूध के धुले हुए हैं, वो तो एकदम प्योर श्योर क्योर हैं, क्यों नहीं जेपीसी लगा देते हैं? क्या डर है इसमें? आप बताइए, यदि जेपीसी यदि विपक्ष यदि देश का सम्मान किया जाएगा तो ये जेपीसी बना दें। संजय जी, बात हमारी अपनी दिशा में चल रही है, अब वही आ रहे ज्यादा उसी पे बेहतर शरद है। पवार पे मैं इतना कहना चाहता हूँ, हाँ, मैं सिर्फ बोलिए। 2 लाइन बात करके अपनी खत्म करूंगा। हाँ। क्योंकि शरद पवार जी के पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और श्रीवास्तव जी बड़ा सुलझे हुए आदमी हैं। मेरा ये कहना है कि राजनीति की जो स्थिति आज देश में है, अवधेश बाबू हमारे बड़े भाई हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि क्या खेल है देश में, और 2024 है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाएगा तो इसमें। वही साम दाम दंड भेद अजित पवार भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे क्या? हिसाब से तो यही है, मेरे हिसाब से यही है, और वही दिल्ली में आपको देखने को मिल रहा है, वही कन्याकुमारी में आपको देखने को मिलेगा, हर जगह यही स्थिति पैदा की जाएगी। बीजेपी कमजोर थी, कमजोर है, इनके अंदर आज भी वो ताकत नहीं कि अपने लेकिन लगातार चुनाव भी जीतते जा रही है। लेकिन चुनाव जिस तरीके से ये बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं रही है, देश की जनता खुश नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं अभी आपने देखा, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में चुनाव जीती है। तो देश की जनता को अगर विकास, मैं अभी 5 सुनिए, मैं कर लूंगा संजय जी। बीच में देखिए, आप एक पार्टी के नेता की तरह बैठ के यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन मत कीजिए। आप एक पार्टी के नेता की तरह बैठ के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप एक पार्टी के नेता की तरह बैठ के जवाब दे रहे हैं। आप राजनीति विशेषज्ञ बने हुए हैं, आप पार्टी के, आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि देश की जनता जो है बार बार भारतीय जनता पार्टी को, अभी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को जीतेगी। मैं वही कहना चाहता हूँ ना कि देश की जनता, प्रदेश की जनता जो है विकास की नीति से सबसे खुश है। संजय मिश्रा रुक जाइए ना। विमल जी और संजय जी दोनों आप वरिष्ठ आदमी हैं, और बहस की गरिमा को पूरी तरीके से मुझे समझना चाहिए कि बहस की संवेदनशीलता क्या है, उसी के अनुरूप अगर लोग एक एक करके अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप विमल जी कुछ कह रहे हैं? मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगी। सबका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।